स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने क्लास जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश। ठीक है, क्लास का नाम तो आप लोग जानते हैं, जीरो से हीरो लेवल। हमारा पर्पस है आपको इंग्लिश के बेसिक यानी कि एकदम जीरो से लेकर आपको इंग्लिश के उस शिखर तक पहुँचाना जहाँ पे आप लोग इंग्लिश के मायने समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास चल रहा है इंग्लिश का, जहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, यदि आपकी नज़र में और भी जैसे कि ये देखिए, इंग्लिश जो है सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चा पढ़ रहा हो चाहे वो बड़ा पढ़ रहा हो। ठीक है, तो चूँकि इंग्लिश हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो यदि आप लोग चाहें तो वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी क्लास के हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11, 12 हो, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन में, और यदि उनको इंग्लिश की ज़रूरत है तो वे लोग भी इंग्लिश यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यदि वैसे ज़रूरतमंद व्यक्ति या वैसे ज़रूरतमंद विद्यार्थी जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है या इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो वे ज़रूर यहाँ से सीख सकते हैं। तो आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो ज़रूर उन साथियों तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं या वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इंग्लिश जानने में बहुत यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश में हमने बेसिक में पढ़ा था कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश ज़रूरत क्यों है। ठीक है, उसके फर्दर हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, जाना था कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने सेंटेंस के क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, जिसमें हम लोग कॉमनली सेंटेंस के हमने 2 क्लासिफिकेशन यानी कि 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, वैसे लोग जो लोग नए हैं, ठीक है, वे ज़रूर इस चैनल पे बने रहें, और हम लोग फिर से उनके लिए थोड़ा सा रिकैप पीछे से करवा देते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने ये लिखा हुआ है सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो सेंटेंस हम लोग केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने के लिए तो बहुत सारा चीज़ भी हो सकता है, या वैसे वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि उनका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब डायरेक्टली लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आपको बोलना है कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक सही अर्थ निकले। ठीक है, वैसा अर्थ निकले जिसको लोग समझ सके कि आखिर वो सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। तो हम लोग वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक सही, एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलता हो, तब उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का सबसे सरल भाषा है। ठीक है, कोई भी वाक्य की सबसे सरल भाषा यही कहती है कि शब्दों का वैसा समूह जिसका सार्थक यानी कि सही अर्थों में अर्थ निकले, तब उन शब्दों के समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और यदि इंग्लिश में बोले तो हम लोग उसको सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस का क्लासिफिकेशन 5 पार्ट्स में किया गया था। फर्स्ट को हम लोग असर्टिव बोलते हैं, जिसको हम लोग कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। सेकंड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोल रहे हैं। थर्ड को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। पाँचवा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। यदि इन सब सेंटेंस की बात की जाए तो इन सब सेंटेंस में सब तो है सेंटेंस ही, ठीक है, लेकिन इनमें याद क्या करना है कॉमन, हम लोग इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं, उन चिन्ह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। जैसा असर्टिव सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में असर्टिव सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ इसकी कुछ कंडीशंस भी हो। फुल स्टॉप का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग विराम चिन्ह या डॉट बोलते हैं। ठीक है, चौथा आपका ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह, ये वाला साइन, इसको हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। और एक्सक्लेमेटरी नाम से ही विस्मय है, तो इसमें भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इन चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि आपका सेंटेंस का कौन सा टाइप है। ठीक है, अब यदि फर्दर बात की जाए इसके आगे, तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं कथनात्मक। कथनात्मक का मतलब क्या है, कथन, यानी कि वैसा सेंटेंस जो हमको कोई ना कोई कथन, किसी न किसी, मान लो कोई बोल रहा है तो बोलने वालों को हम लोग बोलते हैं ना कि वो कथन बोल रहा है, या हम लिख रहे हैं तो भी हम कोई ना कोई स्टेटमेंट ही लिखते हैं या कोई ना कोई कथन ही लिखते हैं। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जो हमको स्टेटमेंट मतलब होता है कथन के बारे में बताया, उसको हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब यदि असर्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं।
ठीक है। जैसा कि देखिए आप लोग देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है क्या, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या कि जो स्टेटमेंट के बारे में बताए, यानी कि कथन के बारे में बताए, उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। यदि इसके बात की जाए तो हम लोग इसके लास्ट में कोई भी वाक्य रहेगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, विराम सूचक चिन्ह, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप, और इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात की जाए तो इसके टाइप्स दो होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, दोनों एक ही नाम है, मतलब दोनों का सेंस एक ही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि हाँ में हाँ मिलाना, सिंपली मतलब यही होता है कि जहाँ पे कोई निगेटिवनेस का सेंस नहीं हो। ठीक है। तो यदि आपको नेगेटिव पहचानने आ जाता है तो आप दूसरे सेंटेंस को उसके रेस्पेक्ट में आप अफर्मेटिव आराम से पहचान जाइएगा। बस आपको याद रखना है क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस हम लोग उन सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें आपको नहीं का सेंस आ जाए। वैसे वाक्य जहाँ पे आपको हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट, सिंपली क्या कहें नॉट आपको दिख जाए, तब वैसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा उस सेंटेंस में नॉट ही देखने को मिलेगा। नॉट के अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनकी जो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे नॉट के अलावा आपको क्या क्या शब्द देखने को मिल सकते हैं, नो हो गया, नन हो गया, नो बडी हो गया, नो वन हो गया, उसी तरह नो वेयर हो गया। ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट ना दे के आपको नो दे देगा, नन दे देगा, नोबडी दे देगा, नो वन दे देगा। यानी कि ये चीज़ NO, ये जो है ना NO, इसी के सब सेंटेंस में NO आ रहा है, तो ये जो NO है जहाँ पे ये आपको दिख जाए वो भी उस शब्द के पहले दिखना चाहिए। ठीक है, बाद में नहीं। ठीक है। बाद में कहने का तो हम लोग देखिए, तो हम लोग जैसे नोन लिखते हैं तो इसमें भी आया है NO, लेकिन ये क्या है, शब्द के बीच में आया है। शब्द के क्या ये पहले आया है, नहीं ना। तो जब इस शब्द के पहले नहीं, तो यहाँ पे ये जो NO आया है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट नहीं कहलाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट या नेगेटिव सेंटेंस का शब्द वह कहलाएगा जिसके शुरू में क्या है, NO आए। ठीक है। तब वैसे शब्द जिसमें NO उस शब्द के पहले आ जाए, तब उन सेंटेंस का डायरेक्टली मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस हमें कैसा स्टेटमेंट डिनोट करेगा, निगेटिव स्टेटमेंट, मतलब नकारात्मक कथन को हमेशा डिनोट करता है। और यदि इन सब वर्ड से आपको निगेटिव सेंटेंस पहचानने आ गया और यहाँ जहाँ पे ये सब वर्ड्स नहीं दिखे, तो वो आपके कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो ये आपका हो गया असर्टिव, और असर्टिव में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से मैंने बताया आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे देखिए मैंने बोला आई हैव अ पेन, और दूसरा मैंने बोला आई हैव नो पेन। ठीक है। या आई हैव नॉट अ पेन। ठीक है। देखिए हमारे पास तीन सेंटेंस है, आई हैव अ पेन, सेकेंड बोल रहा है आई हैव नो पेन, थर्ड बोल रहा है आई हैव नॉट अ पेन। ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि आप इन तीनों में बताइए कौन अफर्मेटिव है कौन नेगेटिव है, तो हम लोग सिंपल बता सकते हैं। हमने अभी क्या सीखा है कि सबसे पहले आप निगेटिव खोजिए कि वहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा था कि निगेटिव पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, वैसा शब्द ढूंढेंगे जिस शब्द में NO लगा हुआ रहेगा, और NO जो है लगा हुआ जो लेटर है, अक्षर है, वो शब्द के पहले ही होना चाहिए। या तो खाली NO दिख जाए तो भी सही है, और वैसे शब्द जिनमें NO उस शब्द के पहले लगा हुआ रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। यदि इन तीनों में बात की जाए, इन तीनों सेंटेंस में, तो इन तीनों सेंटेंस में क्या कोई ऐसा शब्द है जहाँ पे NO लगा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ये देखिए, इस शब्द में देखिए यहाँ पे NO लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे NO दिख गया, यहाँ पे भी NO दिख गया, दोनों जो है शब्द उस शब्द के पहले ही लगा हुआ है,
तो ये दोनों आपका सेंटेंस कैसा कहलाएगा, ये दोनों सेंटेंस आपका क्लासीफाई करेगा किसको, निगेटिव सेंटेंस को। क्या ऊपर वाले में कुछ ऐसा शब्द लगा हुआ है जिसमें NO दिखाए, नहीं लगा हुआ, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो ये जो है असर्टिव तो है, ये भी असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में पूछा जाए कौन सा है, तो चूँकि इसमें NO लगा हुआ तो ये असर्टिव में कहेंगे निगेटिव। और ये भी असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में पूछा जाए अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, तो NO जैसा शब्द तो मेरे को दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिखेगा तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग वैसे वाक्य को बोलते हैं जिनका उपयोग किया जाता है कोई भी प्रश्न पूछने में। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न दो तरीके से पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिनका जवाब हम लोग या तो केवल हाँ या तो केवल ना में दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं कोई ना कोई सटीक जानकारी के लिए, कोई ना कोई सटीक कारण के लिए। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग उस क्वेश्चन सेंटेंस को या उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट आपका है यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस, दूसरा आपका होता है WS क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप उसका आंसर, यदि उसका आंसर हाँ होगा तो हम लोग हाँ बोलेंगे, यदि उसका आंसर नहीं होगा तो हम लोग ना बोलेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो यदि तुम बाज़ार जा रहे होगे तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ मैं बाज़ार जाता हूँ। और यदि तुम बाज़ार नहीं जाओगे या नहीं जा रहे होगे तो तुम क्या बोलोगे कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। सिंपल, इसका कोई आंसर होगा और कोई एक्स्ट्रा हाँ या ना छोड़कर अब खुद से सोच के देखिए। अब कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे मैंने कहा क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यदि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या बोलूँगा कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। और यदि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे टाइप ऑफ सेंटेंस जिनका उत्तर हम लोग केवल हाँ या तो केवल ना में देते हैं, तो वैसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग कौन सा बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा, यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा टाइप आपका आता है WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस। ये क्या है, ये वैसे सेंटेंस के टाइप हैं। पहली बात इसकी मुख्य विशेषता कि यदि हम लोग इंग्लिश में इसकी बात की जाए तो इंग्लिश में वैसे क्वेश्चन सेंटेंस जो WH वर्ड से बने हुए होते हैं, जैसे में व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, विच, होम, हु इत्यादि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने में। और चूँकि उन क्वेश्चन वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब में W और H आता है, इस कारण से हम लोग वैसे क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा हुआ है व्हाट, वेयर, वाई, हु, होम, विच, हाउ। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने में। और चूँकि ये वैसे वर्ड्स हैं जिनमें WH आया हुआ है पहले से ही, इस कारण से हम लोग इन सब क्या बोलते हैं, इन सब वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे WH क्वेश्चन वर्ड। केवल इसमें एक उल्टा आता है हाउ, जो इसमें H पहले आता है W बाद में आता है। यही आपका केवल इसमें एक अपवाद स्वरूप शब्द माना जाता है, लेकिन आपको अधिकतर शब्द में W पहले और H आपको बाद में दिखाई देगा, लेकिन इस शब्द में आपको H पहले और W बाद में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो पहली पहचान हो गई। ठीक है, W देखिए एक पहचान क्या कि W और H से पहचान गए। और दूसरी पहचान क्या होती है कि हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कुछ न कुछ रीजन में देते हैं, मतलब इसका कुछ न कुछ कारण होगा। हम लोग केवल हाँ कह दें या हम लोग केवल नहीं कह दें तो इसका आंसर नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका हम थोड़ी ना आंसर कुछ बोलेंगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा ना, है ना, कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। यदि इसमें बात की जाए तो यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस आपका हमेशा क्या से स्टार्ट होगा,
ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल पहचान क्या है कि आप जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया कि उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव है। लेकिन वहाँ पे आपसे पूछ दे कि इंट्रोगेटिव में किसका टाइप है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कौन यस या नो क्वेश्चन है, दूसरा कौन सा WH वर्ड क्वेश्चन है। तो ये यदि इसकी हिंदी की बात की जाए तो वैसे सेंटेंस या वैसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, ठीक है, क्या से शुरू हो, क्या से ही प्रारंभ हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है यस या नो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो ये वैसा सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ हो और लास्ट में क्या रहे, क्वेश्चन मार्क रहे, तब वो सेंटेंस के टाइप आपको यस या नो क्वेश्चन कहलाते हैं। हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। और जब WH क्वेश्चन वर्ड की बात की जाए तो इनमें जो WH वर्ड के जो भी हिंदी होता है, जैसे व्हाट का क्या, वेयर का, वाई का क्यों, हु का कौन, वेयर का हो जाएगा आपका कहाँ, होम का किसे, हाउ का आपका हो जाएगा कैसे, विच का किसको, ये सब ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो कभी कभी आपको वाक्य के शुरू में भी दिख जाएंगे या वाक्य के बीच में भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनकी तो पहचान सिंपल है कि वेयर मतलब कहाँ होगा, तो क्या कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है तो WH हो जाएगा। यदि क्यों दिया रहा है तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है, WH हो जाए। कौन दिया रहा है तो कौन का इंग्लिश हु होता है, हो जाएगा ये। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक जगह फंसते हैं, वो क्या है, तो यहाँ पे यदि हम लोग वाट की बात की जाए तो वाट का हिंदी भी क्या होता है, क्या। और इसमें यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि इस वाले क्या के लिए है, इस वाले क्या के लिए, इन दोनों में अंतर हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये आपको सेंटेंस से मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या वाले में क्या याद रखना है कि क्या यदि आपका शुरू में रहा तो वो हमेशा यस या नो क्वेश्चन का टाइप रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में वाट का मतलब जब हम लोग वाट का यूज करेंगे और वहाँ पे क्या जो शब्द आएगा हिंदी में, तो वहाँ पे क्या हमेशा आपका वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि वही सिंपल चीज़, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ या मैं क्या करता हूँ, दो सेंटेंस है मेरे पास। पहला सेंटेंस है क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। आप आंसर सोचिए, आप इसका आंसर क्या बोलेंगे कि हाँ मैं बाज़ार जाता हूँ या नहीं मैं बाज़ार नहीं जाता। इसका आंसर तो यही मिलेगा। लेकिन मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो तुम थोड़ी ना बोले कि हाँ मैं करता हूँ या ना मैं नहीं करता हूँ। इसका कुछ ना कुछ आंसर बोलोगे ना कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है ना, ठीक है, कि क्या जो है, जो क्या शब्द आया है वो कौन से सेंस के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उस सेंटेंस के सेंस को समझेंगे और उस सेंस को समझ के हम लोग उस सेंटेंस को क्लासीफाई कर सकते, ठीक है। तो आपको, मेरे को लग रहा है कि जितना हम बताएं उसमें आपको इतना समझ में आ जाए। तो हम लोग सेंटेंस के अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात क्या होता है कि ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। फुल स्टॉप तो है इसमें लगता ही है, लेकिन ये सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा आपका फुल स्टॉप, लेकिन हमेशा ये कहता है कि ये सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस तो सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकते थे, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस आपके सब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव का तो एक पैटर्न होता है कि इंट्रोगेटिव हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उसमें सब्जेक्ट भी आता है या बाकी अदर वर्ड्स भी आते हैं। जब हम लोग सेंटेंस के क्लासिफिकेशन पे पढ़ेंगे आगे टेंस में, तो वहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। बट सिंपली अभी आपको क्या याद रखना है इसमें कि वैसे टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हमेशा ऑलवेज क्या होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे और उनके बाद फुल स्टॉप का यूज होगा, तब उन सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि इसमें कुछ न कुछ पहचान तो होगी ना, तो हाँ बिल्कुल पहचान है। पहचान क्या है कि ये जो है आपको किस किस चीज़ के बारे में बताएगा। तो जहाँ पे ऑर्डर का बोध हो, जहाँ पे एडवाइस का बोध हो, जहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो, जहाँ पे कोई चीज़ मना किया जा रहा है, जैसे ऑर्डर मतलब आज्ञा होगा, एडवाइस मतलब सलाह होगा, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन हो गया, फॉरवर्ड या फॉरबिड भी बोल सकते हैं, वहाँ उसका मतलब मनाही होता है। तो इन चारों का सेंस बताएं, तब उस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव। इम्परेटिव का हम लोग हिंदी बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक मतलब सिंपली आज्ञा बता रहा है, लेकिन आज्ञा के अलावा भी और कुछ सेंस यानी कि और कुछ समझ बताता है, सलाह बताएगा, निवेदन बताएगा, फॉरवर्ड बताएगा, ठीक है।
अब जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर तो आपको समझ में आएगा। रिक्वेस्ट के लिए हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के सेंटेंस में आपको प्लीज का यूज देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का हिंदी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। प्लीज का मतलब होता है कृपया, या कहीं कहीं पे आपको कृपा भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों का मतलब वही चीज़ है। फॉरबिड, यहाँ पे याद फॉरबिड मतलब मनाही होता है, और इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा डोंट का यूज करते हैं, या इसको हम लोग डू नॉट भी लिखते हैं। तो जब भी आपको कहीं भी मनाही का सेंस आएगा तो वहाँ पे डू नॉट का यूज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अधिकतर केस में आपको डू नॉट है, उसके अलावा भी कुछ और भी सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ आपको अलग मिल जाए, लेकिन कॉमन है कि आपको डोंट का देखने को यूज मिलेगा। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे पहली बात की क्या बता रहा है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि मनाही, निवेदन, सलाह, आगे जो भी टाइप हो, और ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब ये वर्ब कैसे होंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होंगे, हमेशा कौन से वर्ब होंगे, तो ये वर्ब होते हैं हमेशा मेन वर्ब, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिर चल जाएगा इंट्रोगेटिव का टाइप, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा किससे स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से। ठीक है, यस, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है वर्ब के साथ कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला डू दिस। ठीक है, डू दिस का हिंदी यदि पूछा जाए तो इसे करो, मतलब किसी न किसी को बोल रहे हैं कि इस काम को करो। ठीक है, तो उस कंडीशन में एज अ टाइप का ऑर्डर मिल रहा है ना, एक आदेश लग रहा है कि कोई बोल रहा है सामने से करने के लिए, तो एक टाइप का ऑर्डर मिल रहा है, तो ये ऑर्डर का सेंस कर रहा है। जैसे लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे खेलने दो। ठीक है, तो मुझे खेलने दो एज अ क्या, रिक्वेस्ट पता चला, भले यहाँ पे प्लीज़ नहीं लगे, लेकिन लग तो रहा है ना उस सेंस में कि मुझे खेलने दो। हम लोग बोलते हैं ना घर पे कि हम खेलने जा रहे हैं, मुझे खेलने दो। ठीक है, तो एज अ रिक्वेस्ट नहीं तो बोलते हैं, तो एक बोलने का तरीका होगा। दूसरा चीज़ पहचान कैसे जाएंगे, तो देखिए डू लगा हुआ है, इसमें भी क्या है लेट, तो यहाँ पे लेट का जो यूज आया है, यहाँ पे जो लेट है, लेट मतलब वर्ब होता है, यहाँ पे लेट का मतलब वर्ब समझना है। यहाँ पे डू है तो ये भी डू एक वर्ब है, वो भी वर्ब है, कैसा वर्ब है, तो मेन वर्ब है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो सिंपल है कि इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा ही, लेकिन डू है, लेट है, ये तो ये सब इन सब वर्ब से स्टार्ट हो। साथ में एक बात ये याद रखना है आपको अलग से कि इम्परेटिव सेंटेंस में पूछा जाए कि क्या कोई सब्जेक्ट होता है, तो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं सब्जेक्ट होता, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट का लोप होता है। हम लोग वहाँ पे समझ के चलते कि वहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि इस काम को करो, तो इस काम को करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं खुद को बोल रहा हूँ, नहीं ना, पक्का है कि कोई ना कोई मेरी बातों को सुन रहा होगा और मैं उसको आदेश दे रहा हूँ। अब जैसे मैं बोलूँ कि कृपया मेरी मदद करो, कृपया आ गया तो मतलब प्लीज़ लगाएंगे, प्लीज़ लग गया तो किसका टाइप है, ये निवेदन का टाइप, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का टाइप हो गया। अब मैंने बोला कृपया मेरी मदद करो, तो हम अपनी मदद खुद से तो नहीं कर सकते, पक्का है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति कोई एक होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो लेकिन सामने वाले का सेंस आ रहा है। तो जहाँ पे सामने वाला का सेंस है वहाँ पे हम लोग यू सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यू का। तो इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट होता है जो छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं लेकिन मान के चलते हैं कि हम लोग सामने वाले को बोल रहे हैं, तो इस कारण से सब्जेक्ट वहाँ पे यूज होता है यू। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्प मी प्लीज़। बस क्या याद रखना, प्लीज़ यदि उस शब्द के वाक्य के बाद में आता है तो उसके पहले कॉमा, और इस कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। देखिए प्लीज़ हेल्प मी मतलब कृपया मेरी मदद करो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे जो भी है तो ये मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी मी ऑब्जेक्ट है, चूँकि वाक्य में इसके बाद ठीक है हमेशा क्या आपको ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको क्या लिखें, ब्रैकेट में। यहाँ पे लिखना नहीं है कि आपको सब्जेक्ट, बस समझ के चलना है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है यू, क्योंकि वहाँ पे जो भी इसका वाक्य होगा तो वो हमेशा सामने वाले को दिखाता है, और वैसे पर्सन जो सामने हो जिससे हम बोल रहे हैं तो वो पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन कहलाता है, और सेकंड पर्सन में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो तुम का प्रयोग करते हैं। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो इस कारण से इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य हो तो वहाँ पे हमेशा शब्द यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कौन से वर्ड का यूज करते हैं, तो यू का प्रयोग करते हैं,
और वहाँ पे हम लोग यू लिखते नहीं है, बस याद रखते हैं कि वहाँ पे कभी भी कोई पूछ दे कि इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंस में क्या कोई सब्जेक्ट होता है, तो बोलेंगे कि होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या है, यू छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इस कंडीशन में याद रखिए कि इसका कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं, वहाँ पे यू का जो है सेंस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि उस वाक्य में जो भी और भी वर्ड्स आएंगे तो क्या वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होंगे, तो नहीं, वो हमेशा कौन से केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। अदर वर्ड्स यदि आपके आते हैं तो जैसे मी, तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि मान लो यहाँ पे कहते हैं लेट राम प्ले फुटबॉल, यानी कि राम को फुटबॉल खेलने दो, तो यहाँ जो राम आया है ना, वो राम आपका सब्जेक्टिव केस में नहीं होता है, वहाँ पे जो राम आएगा वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे तो बताया नहीं गया है, तो ये आपका अगला क्लासिफिकेशन है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य है भाई, इच्छा सूचक, यानी कि जहाँ पे विश, ठीक है, किसका सेंस मेरे को दिखाई दे, जहाँ पे आपको विश मतलब कामना का सेंस दिखाई दे। कामना मतलब इच्छा ही होता है, आप चाहें तो इसको डिजायर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ब्लेसिंग्स, कर्स हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में श्राप बोलते हैं। ब्लेसिंग मतलब हम लोग आशीर्वाद बोलते हैं। डिजायर का मतलब इच्छा होता है। ठीक है, तो इन सब का बोध जो सेंटेंस करवाए उन सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ होता है क्या, एक्सक्लामेशन मार्क। तो याद रखिएगा एक्सक्लामेशन मार्क दो टाइप के सेंटेंस में लगते हैं। पहला टाइप आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दूसरा टाइप आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में भी एक्सक्लामेशन मार्क लगता है और ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, लेकिन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कॉमनली ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको दिखाई देगा मे से स्टार्ट होता होगा, MAY। यहाँ पे वैसे MAY का मतलब यदि हम लोग मंथ के सेंस में बोलेंगे तो मई होता है, लेकिन यहाँ पे ये मई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मे। ठीक है, मुझे जानता है ना, होमोनिम शब्द बताया था ना मैंने एक बार, होमोनिम शब्द किसको बोलते हैं, तो यानी कि वैसे शब्द जो सुनने में तो सेम हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता हो। तो यदि हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोले तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे मई लिखते हैं, तो वहाँ, लेकिन वहाँ पे मई का अर्थ मई होता है। लेकिन यहाँ पे यदि मैंने मई लिखा है तो यहाँ पर मई का अर्थ वो वाला मई नहीं है, ये मई आया है ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करने के लिए। जैसे आप लोगों ने फर्दर 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे कैन और मे। ठीक है, कैन का हम लोग यूज, कैन मतलब सकना, मे मतलब भी सकना ही होता है, लेकिन कैन का हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको एबिलिटी दिखाना, जहाँ पे आपकी क्षमता, आपकी योग्यता दिखानी होती है, वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मे का मतलब होता है जहाँ पे आपको निवेदन दिखाना होता है दूसरों के प्रति आपको दया दिखानी होती है, तब वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंपली बोलता कि मुझे क्लास से बाहर जाना होता, तब क्या मैं बोले कैन आई गो आउट, तो वहाँ पे वो सेंटेंस गलत होगा। वहाँ पे हमेशा बोला जाता है मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। क्योंकि टीचर है, टीचर से तो हम ऑर्डर में बात नहीं कर सकते या ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि हाँ मैं बाहर जा सकता हूँ, तो इसलिए वहाँ पे हमें कभी भी हम लोग कैन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे आई गो आउट। ठीक है, वो चीज़ दूसरा है, लेकिन चूँकि वहाँ पे मे आया है तो ये मत समझ लीजिए कि वहाँ पर हम लोग बाहर जाने के समय तो वो ऑप्टेटिव है, नहीं। ऑप्टेटिव का एक पहचान है। पहचान क्या है कि हमेशा ये कि इसके बारे में बताएगा, विश के बारे में बताएगा, डिजायर के बारे में बताएगा, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग, और कर्स मतलब श्राप। इस टाइप के सेंटेंस के बारे में बताए या इस टाइप की भावनाओं के बारे में बताए, तब वो सेंटेंस हम लोग बोलेंगे ऑप्टेटिव। और ये हमेशा के लगभग मतलब आपको अधिकतर सेंटेंस में दिख जाए कि किससे स्टार्ट होगा, मे से। कहीं कहीं पे ये मे छुपा हुआ भी रहता है, लेकिन आप लोग उस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं और उस सेंटेंस को पकड़ के आप पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टेटिव का ही टाइप है। ठीक है, एक बात तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहेगा, जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, या सिंपली हम लोग कहें गॉड ब्लेस यू। दोनों का अर्थ यदि
देखा जाए तो सेम ही है। गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दे या भगवान तुम्हें खुश रहे। हम लोग कभी भी पैर किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो हमको सुनने को मिलता है ना कि भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है, भगवान तुम्हें ये सफलता दे, ये सब सुनते हैं। तो वो एज किसी उस व्यक्ति का क्या है, इच्छा है, उस व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है इच्छा के रूप में, कामना के रूप में। वो हमारा शुभ चिंतक है, तभी तो वो हमको ऐसे बोला आशीर्वाद के रूप में, ठीक है। तो अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, वो भी किसके फॉर्म में, इच्छाओं के फॉर्म में, कामनाओं के फॉर्म में या आशीर्वाद के फॉर्म में। इन सब यदि रूपों में बताए तो वैसे सेंटेंस को हमेशा कौन सा बोलना है, ऑपटेटिव। और ये हमेशा के लगभग आपको सेंटेंस या हमेशा को आपको मे से स्टार्ट हुआ तो दिखाई देगा, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ये मे का लोप भी हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हम लोग उस सेंटेंस के अर्थ से हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन से सेंटेंस का टाइप है, ठीक है, ये चीज़ है। और अगला आपका लास्ट टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंपल पहचान एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। लेकिन अभी भी है कि कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा वैसा सेंटेंस को बोध करेगा जिसमें खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सब का बोध करवाए। इसके अलावा हम लोग हर्षोल्लास एक अलग ही खुशी का टाइप है, ठीक है। इन सब टाइप का यदि इन सब सेंस के बारे में बताए तो वो हमेशा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आना ही है। खुशी के लिए हम लोग यूज करते हैं हुर्रा या ब्रावो का, हर्षोल्लास के लिए यूज करते हैं ये हुर्रे का, खुशी के लिए ब्रावो का, ठीक है। आश्चर्य के लिए हम लोग यूज करते हैं ओह का, और दुख के लिए हम लोग यूज करते हैं अह का, ठीक है। और इन सब शब्द ये सब जो है स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है इन सब अर्थ बताने के लिए, और इन सब वर्ड्स के बाद ही आपको दिखाई देगा एक्सक्लामेशन मार्क, और उसके बाद जो सेंटेंस कर है उसके बाद वो सेंटेंस आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पे आपको अह, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क, ओह, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क, इसको हम लोग हुर्रे पढ़ते हैं या कोई हुर्रा भी पढ़ता है, लेकिन हुर्रे ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हुर्रे, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क, ब्रावो, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क, इस टाइप का सेंटेंस या इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिल जाए तो उसका सेंस हमेशा समझना है कैसा सेंटेंस है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला हुर्रा वी हैव वोन द मैच, तो हुर्रा शब्द दिख गया, उसके बगल में एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है, तो ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप, ठीक है। इतना याद होगा, उसके बाद आपको कोई भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, भले इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस एक्सक्लामेशन मार्क आपको एक दिखना चाहिए। और हुर्रा शब्द दिखा तो मेरे को याद हो गया कि जहाँ पे हमको अह दिखाई दे, जहाँ पे ओह दिखाई दे, जहाँ पे हमको क्या बोलते हैं हुर्रे दिखाई दे, जहाँ पे ब्रावो दिखाई दे, जहाँ पे जॉय की बात है, खुशी की बात है, आश्चर्य की बात है, ये सब की बात है, या ये सब शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पे हमेशा वो सेंटेंस किसका टाइप होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ और भी टाइप्स होते हैं, वो आपके स्पेशल टाइप्स होते हैं। जैसे कभी कभी इन टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको कहीं कहीं पे WH वर्ड का भी सेंस दिखाई देता है, लेकिन क्या वो WH वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस का लाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं क्वेश्चन सेंटेंस का लाएंगे, क्योंकि यदि उन शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो वो सब अर्थ जो हैं या तो दुख प्रकट करते हैं, या तो खुशी प्रकट करते हैं, या तो हमारी इच्छाओं मतलब कामनाओं को दिखाते हैं। किस रूप में, आश्चर्य के रूप में, खुशी के रूप में, दुख के रूप में, ठीक है, हर्ष के रूप में, ठीक है, इन सब रूपों में दिखाते हैं। तो इस कारण से हम लोग इन सेंटेंस को भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मान के चलते हैं। हम लोग कॉमनली देखे होंगे आप लोग, या आप लोग भी सेंटेंस जब पढ़े होंगे इसके पहले वाले क्लास में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है कि सबसे पहले आपका WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, यह आपका पैटर्न होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये होता है WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का। लेकिन जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग इन शब्द का यूज करेंगे तब उन सेंटेंस के सेंस से समझेंगे, और प्लस दूसरा पहचान तो सिंपल है, लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ रहेगा। आपको ये WH क्वेश्चन मार्क कभी भी दिखाई नहीं देगा इस सब सेंटेंस में,
लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा हमेशा, एक्सक्लामेटरी मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह। तो जहाँ पे आपको व्हाट के साथ या हाउ के साथ यानी जो भी डब्ल्यू आपके पास क्वेश्चन वर्ड हैं उनके बाद उस सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए तो वैसे सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। एकदम याद रख लीजिए। और इसका एक दूसरा टाइप ये भी है या दूसरे पहचानने का ये भी तरीका है कि आपको उन क्वेश्चन जो भी वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं उनके बाद आपको हमेशा कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई एडजेक्टिव, कोई ना कोई एडवर्ब दिखाई देगा हमेशा। लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड टेंस सेंटेंस में क्या था, सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। सबसे पहले ये सेंटेंस देखें, एक्सक्लामेशन मार्क आ गया तो पहचान गया कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप है। यदि मान लो कि इसके बाद ही कोई पूछे कि और बताओ और कैसे पहचानेंगे, तो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद तुरंत कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई ना कोई एडवर्ब आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, और इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क के जस्ट पहले होता है जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो। तो ये पैटर्न होता है। जैसे मैंने बोला व्हाट अ साइट दिस इज, साइट का मतलब होता है दृश्य। तो कोई दृश्य देख के बोलते हैं ना कि व्हाट अ साइट दिस इज, मतलब कितना सुंदर या कितना अच्छा दृश्य है ये, तो कितना अच्छा सेंस आ रहा है, ठीक है। और दृश्य देखें तो कोई भी देखते हैं तो आश्चर्य में बोलते हैं ना कि कितना अच्छा दृश्य है ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो आपका टाइप है वो कहलाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप। अब जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है, अब मैंने बोला कितना तेज़ दौड़ता है वो, यानी कि हाउ फास्ट ही रन्स। मैंने बोला कितना तेज़ दौड़ता है वो, तो हो जाएगा हाउ फास्ट ही रन्स। अब इसमें भी देखिए, इसके लास्ट में आया है एक्सक्लामेशन मार्क, हाउ है लेकिन लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, तो ये क्या किसका टाइप है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का टाइप है। अब हाउ के बाद फास्ट आया है, फास्ट होता क्या है, तो फास्ट होता है एडवर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका आया है वर्ब। अब यह वर्ब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था तो इज था, यहाँ पे मेन वर्ब था तो यहाँ पे रन आ गया, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या याद रखना है, क्वेश्चन वर्ड दिख जाए लेकिन लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क दिखे तो वो सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप कहलाएंगे, ठीक है। उससे भी और आगे पूछेगा तो क्या याद रखेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस के साथ आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ आपको नाउन दिखाई देगा, आपको एडजेक्टिव दिखाई देगा, आपको एडवर्ब दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहचान, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ें आज, और हमको आशा है कि हमको, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़रूर इस जितना भी सेंटेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है उनको बेहतर तरीके से आपने समझा होगा या आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस का पोर्शन था जिसका क्लास पीछे का छूटा हुआ है। यदि वो क्लास फिर से देखना चाहते हैं तो जो भी और भी पहले के वीडियोज हैं वो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और जिनको सेंटेंस में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो यहाँ इस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस में मैंने जितना पढ़ाया है उससे आपको इन सेंटेंस को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो आज तो ये आपका सेंटेंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। यदि आपके दिमाग में कोई टॉपिक चल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।